आज हम लोग स्टडी करेंगे गाइगर न्यूटन लॉ को लेकर के। तो 1911 में गाइगर और न्यूटन एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बदौलत एक लॉ या एक रूल दे पाए थे। वो लोग एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए, जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस है, उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस खास करके अल्फ़ा जो एमिटर्स है, वहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल जो ऐसा अल्फ़ा एमिटर है, वहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं ईयर में उनका रेंज कितना है, इसको स्टडी किए। और जिस अल्फ़ा एमिटर से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं उसका हाफ लाइफ के साथ अल्फ़ा पार्टिकल जो एमिट कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस रेंज वो कैसे डिपेंड करता है, इसको लेकर के एक एम्पेरिकल लॉ उन्होंने दिया था। और उसका फॉर्म था ये वाला, ये लेमडा है हमारा डीके कांस्टेंट, ए और बी है हमारा कांस्टेंट, और ये जो आर अल्फ़ा है दिस इज़ द रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इन ईयर। आप लोग जानते हैं डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड में ये रिलेशन है। जिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का डीके कांस्टेंट कम है उसका हाफ लाइफ ज़्यादा है, जिसका हाफ लाइफ कम है उसका डीके कांस्टेंट ज़्यादा है। मीन्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियाइड थोड़ा ज़्यादा दिन तक जो न्यूक्लियाई रहते हैं, जिंदा रहते इन द सेंस है जो डिके जो लोग कर रहे हैं उसका डिके करने में माने जितना मात्रा है, जितना सैंपल है, उस सैंपल का आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। तो जो जितने लॉन्गेस्ट लाइफ न्यूक्लियाइड है उसका डिके कांस्टेंट उतना ही छोटा होगा। मीन्स हाफ लाइफ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका डिके कांस्टेंट कम होगा, और अगर शॉर्टेस्ट लाइफ न्यूक्लियाइड है जो जिसका हाफ लाइफ कम है उसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो ये जो एम्पेरिकल फार्मूला या एम्पेरिकल लॉ जो हम लोग को मिल रहा, उस लॉ में आप देखिए लेमडा मीन्स डिके कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो अल्फ़ा पार्टिकल का रेंज भी ज़्यादा है। लेकिन डिके कांस्टेंट ज़्यादा है का मतलब क्या है, डिके कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियाइड का हाफ लाइफ कम है। इसका मतलब जो डिके कांस्टेंट जिसका ज़्यादा है मीन जो न्यूक्लियाइड थोड़ा शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़ा जिसका हाफ लाइफ कम है, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा वो हाईली एनर्जेटिक होगा। या तो शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियाइड जो अल्फ़ा पार्टिकल जो इमिट कर रहा उसका जो रेंज होगा ये थोड़ा ग्रेटर होगा। ये है एम्पेरिकल लॉ, इसको इस ढंग से समझिए। जो अल्फ़ा पार्टिकल का हाफ लाइफ जितना कम होगा, जो जितना कम समय तक जिसका लाइफ रहेगा, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा वो हाईली एनर्जेटिक होगा, या तो एयर में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियाइड विल इमिट हाई एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल, या वैसे अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता है जिसका जो रेंज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियाइड का मतलब क्या है, जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो हाईली एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेंगे, जिसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो जो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेंगे उसका रेंज भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो 3 तरह का सीरीज का उन्होंने स्टडी किया था, यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। और जो ग्राफ बनाया गया था, एक तरफ पे हम लोग रेंज ले रहे हैं और एक तरफ पे हम लोग डिके कांस्टेंट ले रहे हैं। तो आप लोग देखिए ये तीनों लाइन पैरेलल लाइन हमारा आ गया। तो इस तीनों लाइन पैरेलल लाइन जो आ गया यहाँ पर, जैसे पहले ही हम बोले थे ए और बी है कांस्टेंट, बी वैल्यू जो आ रहा था बी, ये तीनों सीरीज के लिए सेम था, लेकिन ए जो वैल्यू आ रहा था ये तीनों सीरीज के लिए अलग अलग आ रहा था। तो अब हम लोग ये जो लॉ को हम लोग दूसरा टर्म में भी, एनर्जी के टर्म में हम लोग देख सकते हैं। उन लोगों को जो मिला रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी का क्यूब के ऊपर। वेलोसिटी मीन्स जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो है v। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसको लिख सकते हैं हाफ mv²। तो हम लोग लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। इसके टर्म में अगर हम
लिखेंगे तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और यहाँ पर आर अल्फा इज़ प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, तो आर अल्फा इज़ प्रोपोर्शनल टू अगर भी करना है तो इधर में 1/3 आ जाएगा, तो उसी आधार पर हम लोग लिखेंगे आर अल्फा इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ना 3/2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर log 10 लगा देते, इधर भी log 10 इधर भी log 10 अगर लगा देते तो 3/2 इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log 10 आर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, और log 10 आर अल्फा इसको एक 3/2 और एक कांस्टेंट को मिला करके हम लोग लिखते हैं बिडेस, तो log 10 आर अल्फा इक्वल टू बिडेस log 10 ई, और ये लेमडा के टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे जैसे यहाँ पर भी हम लोग लिख रहे थे log 10 लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी log 10 आर अल्फा, ये रेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं, डीके कांस्टेंट और रेंज के बीच में रिलेशन था। तो इसी तरह का एक रिलेशन हमारा आ जाएगा, जैसे रेंज और एनर्जी के बीच में ये रिलेशन आएगी, रेंज और एनर्जी के बीच में। तो जहाँ पर हम लोग रेंज लिख रहे थे, यहाँ पर जो रेंज लिख रहे थे तो रेंज के जगह में हम लोग को मैंने रेंज के टर्म में log 10 आर अल्फ़ा के जगह में log 10 आर अल्फ़ा के जगह में बीटा डैश log 10 ई हम लोग लिखेंगे। तो वो जो ए कांस्टेंट था वो कांस्टेंट भी हमारा बदल जाएगा। तो इन टर्म ऑफ एनर्जी हम लोग इस लॉ को हम लोग इन टर्म ऑफ एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये लॉ न्यूक्लियर फिजिक्स में, खास करके अगर अल्फा पार्टिकल का रेंज अगर हम लोग को पता चल गया, या अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर पता चल गया, और ए और बी वैल्यू कांस्टेंट अगर हम लोग को पता चल गया, तो डी के कांस्टेंट हम लोग इस रिलेशन से या तो इस रिलेशन से इजीली हम लोग डी के कांस्टेंट डिराइव कर सकते हैं। तो जितना भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इस लॉ के माध्यम से उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डी के कांस्टेंट को इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस उतना ही।